खबरों का सारथी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र से पहले सीएम योगी के मिर्जापुर दौरे की। वहीं बात होगी सीएम धामी के स्वच्छ भारत की तर्ज पर उत्तराखंड संवारने के कदमों की और साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी में कड़ी जंग पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात पाकिस्तानी वायुसेना की अफगानिस्तान के काबुल के अस्पताल पर भीषण एयर स्ट्राइक की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मिर्जापुर के दौरे पर रहे। चैत्र नवरात्र से ठीक पहले सीएम ने मां विंध्यवासिनी के चरणों में मत्था टेका और विंध्य कॉरिडोर के भव्य स्वरूप का जायजा लिया। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण रहा सीएम का वो संबोधन जिसमें उन्होंने मिर्जापुर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और माफिया राज्य से लेकर विपक्षी दलों तक जमकर मुख्यमंत्री बरसे। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। योगी का दौरा खास, मिर्जापुर को सौगात, निर्माण कार्य की समीक्षा और नवरात्र मेले की तैयारियों का जायजा, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने का संकल्प, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति पर तीखा प्रहार। मिर्जापुर की धरती मंगलवार को योगी के नारों से गूंज उठी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दिवसीय दौरे की शुरुआत मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाकर की। मुख्यमंत्री ने यहां निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवरात्र मेले से पहले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम हो। विंध्य कॉरिडोर परियोजना। विंध्य कॉरिडोर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका बारीकी से निरीक्षण किया। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर मां विंध्यवासिनी मंदिर के चारों ओर 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ और भव्य कॉरिडोर का निर्माण। कॉरिडोर का काम अंतिम चरणों में है। सीएम ने पूर्वी विंध्य कॉरिडोर और एंट्रेंस प्लाजा का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर पार्किंग, विश्राम गृह, पेयजल और सुरक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जा रही है। कॉरिडोर बनने से मंदिर परिसर की क्षमता और राजस्व में 5 गुना तक वृद्धि हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत, विकसित भारत बन रहा है और दूसरी तरफ उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड से चल करके सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक मॉडल खड़ा करने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया से हुआ करती थी, जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, आज हम कह सकते हैं उस उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, नो कर्फ्यू नो दंगा उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। बहनों और भाइयों, चाहे वह गरीब की सुरक्षा की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, बेटी की सुरक्षा की बात हो, आज प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर से लागू किया गया है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। विरासत के बारे में तो कहना ही क्या, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर इसका उदाहरण हम सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में मां विंध्यवासिनी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज मिर्जापुर में हो गया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है और अब तो आपके मिर्जापुर में, मिर्जापुर के युवाओं के लिए एक नया विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी हमने देकर के इसके कार्य को आगे बढ़ा दिया। इस दौरे की खास बात ये रही कि सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि विकास के मोर्चे पर भी सीएम ने मिर्जापुर को बड़ी सौगातें दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। इसमें पेयजल योजनाएं, नई सड़कें और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि हर घर नल योजना से विभिन्न क्षेत्र की दशकों पुरानी प्यास बुझ रही है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की पहचान दंगों से नहीं बल्कि विकास और सुशासन से होती है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ा अटकाते थे, आज वो खुद हाशिए पर है। मिर्जापुर और सोनभद्र का ये क्षेत्र पहले माफियाओं की शरण स्थली बना दिया गया था, लेकिन आज यहाँ कानून का राज है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी पूरी तरीके से आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र को केवल पिछड़ा बनाए रखा। सीएम योगी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि परिवारवादी राजनीति करने वालों को गरीब का विकास कभी नहीं सुहाया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराधियों और भूमाफियाओं के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। मिर्जापुर का ये दौरा सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि सीएम योगी ने यहां से पूरे पूर्वांचल को संदेश दे दिया है कि 2027 की तैयारियों में सरकार और संगठन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आस्था और अर्थव्यवस्था को जोड़ते हुए सीएम योगी ने जिस तरह विपक्ष को घेरा है, उसने जिले की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने और प्रदेश के शहरों को स्वच्छ उत्तराखंड, स्वच्छ भारत की तर्ज पर संवारने के लिए राजधानी देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीकृत सेवा के अंतर्गत चयनित सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान सीएम ने न केवल नव नियुक्त अधिकारियों को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया, बल्कि प्रदेश की जनता और कर्मचारियों के हित में कई बड़ी घोषणाएं भी की है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी की बड़ी घोषणाएं, सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के मानदेय को तर्क संगत बनाने की घोषणा, निकायों को सफाई कार्य के लिए अत्याधुनिक मशीनरी और वाहन उपलब्ध कराने के लिए बजट का प्रावधान, सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय व्यवस्था पर तेजी से काम करने का निर्देश। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के युवाओं के लिए खुशियों की नई सौगात की गूंज सुनाई दी। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के तहत केंद्रीय सेवा के लिए 9 चयनित सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। सीएम धामी ने इस मौके पर स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश की स्वच्छता अब इन युवा कंधों की जिम्मेदारी है। पूरे राज्य को स्वच्छ करना, विशेषकर हमारे निकायों को स्वच्छ बनाना, यह हमारा आज के दिन से ही संकल्प होना चाहिए। और ऐसा नवाचार आप सबके माध्यम से होना चाहिए कि इससे निश्चित रूप से एक निकाय को देखने के बाद जहां आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे निकाय के लोग कहें कि वहां कितना अच्छा काम हुआ है, वहां कितनी अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है। साधन कम हो सकते हैं, चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले अगर हमारे बड़े हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, मंजिल हम सबको मिल जाती है। तो इस भाव से हमको काम करना है। मैं आज चूंकि बड़ा शुभ दिन है और आप लोगों ने इसके लिए लंबा परिश्रम भी किया है, प्रशिक्षण भी लिया है और शिक्षा संस्कार सभी आपको अपने परिवार से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, गुरुजनों से मिले हैं। मैं उन सभी का भी बहुत अपनी तरफ से आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने केवल नियुक्ति पत्रों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को 2025-26 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प में सफाई मित्रों और निरीक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। सीएम धामी ने कहा कि आज हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार दे रही है। सफाई निरीक्षक केवल एक पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है कि हमारे देवभूमि के शहर दुनिया के लिए मिसाल बने। हमने कर्मचारियों के हितों को सदैव सर्वोपरि रखा है और आगे भी उनके कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आज शहरी विकास विभाग के निदेशालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और सुंदर भवन बनने वाला है। लंबे समय से इसकी मांग थी। एक ही स्थान पर काफी सारे हमारे कार्यालय भी हो जाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, वहां से अच्छी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। पूरे राज्य के अंदर सभी निकायों से संवाद भी अच्छा स्थापित होगा। भाइयों बहनों, राज्य गठन के समय हमारे प्रदेश में केवल जहां 63 स्थानीय निकाय थे, आज प्रदेश में
एक बड़ा ढांचा हमारा इस क्षेत्र में खड़ा हो गया है। 11 नगर निगम, 46 नगर पालिकाएं और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय नगर निकाय हैं। और ये सभी इस बात का प्रमाण है कि आज शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। निकायों में कूड़ा ढोने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए GIS आधारित वेव एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इससे यह पता चल सकेगा कि किस इलाके में गाड़ी गई और कहां सफाई बाकी है। आपको बता दें कि नागरिकों के लिए डिजिटल उत्तराखंड ऐप और अन्य पोर्टल के माध्यम से सफाई संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था की गई है। लगभग 62 करोड़ की लागत से निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास किया गया है, जो प्रदेश भर की सफाई व्यवस्था का कमांड सेंटर बनेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कई नए अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ताकि दुर्गम और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी कूड़ा प्रबंधन बेहतर हो सके। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर उत्साहित युवाओं ने सरकार का आभार जताया। ऐसा माना रहा है कि इन नए निरीक्षकों की तैनाती से निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और वेस्ट टू वेल्थ के संकल्प को मजबूती मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जहां की राजनीति में शांति शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाता है और संघर्ष सड़कों पर उतर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। चुनाव आयोग ने बिगुल फूंक दिया है। इस बार बंगाल का रण 8 नहीं बल्कि महज 2 चरणों में सिमट गया है, यानी 23 और 29 अप्रैल। लेकिन चरणों की संख्या कम होने का मतलब यह कतई नहीं है कि मुकाबला फीका होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता और बीजेपी में कड़ी जंग। बंगाल में शह और मात का खेल शुरू। दीदी के किले पर बीजेपी की नजरें। भवानीपुर में फिर भिड़ेंगे ममता और शुभेंदु। बीजेपी ने जारी की 144 उम्मीदवारों की पहली सूची। 2 चरणों में बंगाल के भाग्य का फैसला। आरजीकर से लक्ष्मी भंडार तक कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी। बंगाल की लड़ाई अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन चुकी है। जहां ममता बनर्जी के लिए ये अपनी विरासत बचाने की जंग है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये पूर्वी भारत के सबसे बड़े गढ़ को फतेह करने का सपना है। परिणाम 4 मई को आएंगे, लेकिन माहौल अभी से ही गर्मा चुका है। भवानीपुर में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और धमाका देखिए, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी 1 नहीं बल्कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम तो उनका गढ़ है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में भी ताल ठोक दी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2021 का नंदीग्राम वाला इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा या ममता बनर्जी अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहेंगी। बहरहाल एक तरफ ममता बनर्जी है जिनके पास लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का सुरक्षा कवच है, जिसका बजट उन्होंने हाल ही में बढ़ाकर 1500 से 1700 तक कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो आरजीकर अस्पताल कांड के बाद उपजे जनाक्रोश और भ्रष्टाचार के मुद्दों को अपनी ढाल बना रही है। साथ ही सीए और बंगाली अस्मिता की ऐसी खींचतान है कि मतदाता भी इस बार खामोश रहकर गहरा खेल खेल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव की जंग इस बार ऐतिहासिक होने जा रही है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, वहीं बीजेपी ने बंगाल को अपना अंतिम मोर्चा मानकर पूरी घेराबंदी कर दी है। हमला तो बंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी उम्मीद है इस बार पिछले जितना भी एक्सपीरियंस है वो लेते हुए अच्छा तरीके से करेगा, सही तरीके से करेगा। पहले पुलिस को न्यूट्रल कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल कर लीजिए। और शुरू किया, अभी तो 24 आवर्स नहीं हुआ है। उनके अंदर तो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एलओसीपी कलकत्ता का चेंज किया। धीरे धीरे होगा। আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে।
যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार केवल 2 चरणों में ही वोटिंग रखी है। बीजेपी इसे निष्पक्षता के लिए सही मान रही है, जबकि टीएमसी ने इसे अपनी रणनीति को प्रभावित करने वाला बताया है। पहले चरण में बीजेपी की 77 में से 59 सीटें दांव पर हैं। इनमें से 26 सीटें ऐसी थी जहां 2021 में जीत का अंतर 5% से कम था, यानी कि पहला चरण ही तय कर देगा कि बीजेपी बढ़त बनाएगी या नहीं। जबकि दूसरे चरण की 142 सीटों में से 123 पर पिछली बार टीएमसी जीती थी और ये टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। निर्णायक फैक्टर, सीए लागू होने के बाद मथुआ मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है, जो लगभग 50 सीटों पर असर डालते हैं। आरजी कर मामले के बाद कोलकाता और सिलगुड़ी जैसे शहरी क्षेत्रों में भद्रलोक मतदाता टीएमसी से छिटक सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन न होना टीएमसी के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे बीजेपी विरोधी वोट बांट सकते हैं। ममता बनर्जी जी हमारे मथुआ समाज के, नाम शूद्र समाज के लोगों को डरा रही। शांतनु जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में कहकर जाता हूं, मथुआ समाज और नाम शूद्र समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वोट को ममता बनर्जी छू नहीं। और एसआईआर का विरोध ममता दीदी जितना करना है इतना कर दो। एसआईआर ये न्यायिक तरीके से चल रहा है। हम चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा और जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मित्रों, भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है, ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल की चुनावी चर्चा धीरे धीरे तृणमूल और भाजपा के बीच तीखे वैचारिक टकराव की ओर बढ़ रहा है। बंगाल जहां ऐतिहासिक रूप से चुनावी चर्चा खुले तौर पर सांप्रदायिक राजनीति से अपेक्षाकृत अछूती रही, तो धीरे धीरे तृणमूल और भाजपा के बीच तीखे वैचारिक टकराव की ओर बढ़ रहा है। भाजपा जहां हिंदुत्व का नारा एक बार फिर जोर शोर से उठा रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस बंगाल अस्मिता को लेकर मुखर हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में हमेशा बंगाली गैर बंगाली का नारा इस्तेमाल किया। इस विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बंगाल का वंचन, बंगाली का वंचन का नारा लेकर मैदान में उतरी है। ये नारा चुनाव प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं भाजपा ने इस बार अपने उम्मीदवारों की सूची हिंदी में प्रकाशित की है। सियासी जानकारों का मानना है कि सूची हिंदी में प्रकाशित करके भाजपा ने पहले से ही आक्रामक तृणमूल कांग्रेस को एक और राजनीतिक हथियार सौंप दिया है। बंगाल में एसआईआर कराने का मुद्दा सियासी खींचतान के केंद्र में है। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ भी तृणमूल नेता सड़कों पर हैं। संसद में आक्रामक रूप से अभियान चला रखे हैं। भाजपा के खिलाफ बोहिरा गोठो यानी कि बाहरी का मुद्दा तृणमूल के लिए पिछले कुछ चुनाव में कारगर साबित हुआ। प्रवासी उत्पीड़न के संदर्भ में बंगाली उपराष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार उसका ही विस्तार है। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाली पहचान पर हमले का आरोप लगाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली रिपोर्ट की करेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की तल्खी अब जंग के मुहाने पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल के एक अस्पताल पर भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 400 बेगुनाहों की मौत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। क्या यह महज एक सैन्य कार्रवाई है या महायुद्ध की आहट? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। काबुल की फिजाओं में बारूद की गंध और चीखों का शोर है। एक अस्पताल जो जिंदगी बचाने का ठिकाना था, वो पल भर में कब्रिस्तान बन गया।
बहरहाल अफगानिस्तान का सीधा आरोप पाकिस्तान पर है। दावा है कि पाकिस्तान जेट विमानों ने काबुल के रिहायशी इलाके में मौजूद अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में 400 लोगों की जान जाने और 250 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि इलाके में स्टेबिलिटी बनी रहे। आपको बता दें कि फरवरी के अंत से दोनों देशों के बीच हमले तेज हुए और ये झड़पें अब तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में खामोशी और इनकार का दौर है। पाकिस्तान ने इन दावों को बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ऐसी किसी भी स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कई दिनों से डूरंड लाइन पर तनाव चरम पर है। टीटीपी के ठिकानों और सीमा विवाद ने दोनों देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन के अनुसार 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में 56 नागरिक मारे गए। इनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक इन हमलों के कारण करीब 1.15 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। वहीं भारत ने काबुल में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इस हमले को कायरतापूर्ण और जनसंहार करार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक बेहद अमानवीय और अनैतिक हिंसक कृत्य है जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान गई है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिस जगह को किसी भी हालत में सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता उसे निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। बयान में पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वह इस हमले को सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह संख्या 80 तक पहुंचने का दावा किया था। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। वहीं फिलहाल रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अगर ये दावा सच साबित होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इससे न केवल दक्षिण एशिया की स्थिरता खतरे में पड़ेगी बल्कि तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच सॉफ्ट वॉर अब ओपन वॉर में बदल सकती है। वहीं सवाल यह भी है कि काबुल में मची ये तबाही क्या नया मोड़ लेगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर दखल देगा या फिर दो पड़ोसी मुल्क एक लंबी और खूनी जंग की तरफ बढ़ चुके हैं? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब काबुल और इस्लामाबाद की अगली चाल पर टिकी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।